हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टेस्टी पीएसटी जीआरसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 हल करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 3 हल करेंगे, जिसका पार्ट 1 होगा। फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही पार्ट में सभी प्रश्न नहीं हो पाते हैं, वीडियो लंबी होने लगती है, तो हम लोग 2 पार्ट में हर एक टेस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर ये 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 56, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर कौन सा होगा? 3 का पहला भाग। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 56। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, कौन सा? पार्ट नंबर 1 होगा इसका। तो आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 3 का पहला प्रश्न हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र की खोज किसने की? देखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र की खोज की बात है तो सबसे पहले जान जाइए कि ये जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है ये किसने लिखा है? तो चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। लेकिन इसका जो यह ग्रंथ है, इन ग्रंथों में जो भी भाषाएं हैं और जिस तरह के शब्द दिए गए थे उनका पूर्ण रूप से अध्ययन करने का श्रेय हमारे समशास्त्री महोदय को जाता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है अर्थशास्त्र की खोज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है समशास्त्री, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें आपका चाणक्य नहीं दिया है तो इसमें हमारा ऑप्शन गलत होगा, लेकिन हमारा साम शास्त्री दिया है तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी चाणक्य की, उसके ये क्या किया था, अध्ययन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए थे और उसके जो शब्द थे उसे समझने में काफ़ी अपनी भूमिका निभाई थी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, साम शास्त्री। एक और थे इनके साथ में, गणेश शास्त्री। ठीक है, अगर गणेश शास्त्री भी ऑप्शन में आएगा और शाम शास्त्री तो दोनों ही होंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, शाम शास्त्री और गणेश शास्त्री दोनों लोग ही हैं। तो अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। यह यह दृष्टिकोण कि राज्य का निर्माण जीवन के लिए हुआ, परंतु राज्य का बने रहना अच्छे जीवन के लिए है, किससे जुड़ा है? ठीक है, एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण यह है कि राज्य का निर्माण जीवन के लिए हुआ, परंतु राज्य का बने रहना अच्छे जीवन के लिए है। तो यह किससे जुड़ा है, यानी किस विचारक से जुड़ा है फ्रेंड्स? तो ये आपके अरस्तु महोदय से जुड़ा है। किससे? अरस्तु से। यानी कि ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स, जो लोग जीआईसी के हैं या पीएचडी और टीएसटी के हैं, ये काफ़ी उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, जो मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे सारे प्रैक्टिसों को यदि आप देखते हैं, हल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। मैं इतना, ठीक है, उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि यह सिद्धांत की व्यक्ति अपने परिश्रम से जो कुछ प्रकृति से प्राप्त करता है वह उसकी निजी संपत्ति है, किसने प्रतिपादित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत, ठीक है, एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि व्यक्ति अपने परिश्रम से जो कुछ प्रकृति से प्राप्त करता है वह उसकी निजी संपत्ति है। ठीक है, यह प्रतिपादन जो सिद्धांत है किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, यह आपके लॉक महोदय ने दिया है। किसने? लॉक महोदय ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, लाख। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि जेएस मिल की उस महान कृति का क्या शीर्षक है जिसका संबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता से है? ठीक है, जेएस मिल की जो कृति है जिसका शीर्षक है क्या, कि व्यक्ति की जिसका संबंध क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता से है। तो उस शीर्षक का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, वह शीर्षक है आपका एन एसे ऑन लिबर्टी। कौन सा? एन एसे ऑन लिबर्टी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो उनका जो शीर्षक है एन एस ए ऑन लिबर्टी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, किस विचारक ने व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन कर दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा कौन सा विचारक था जिसने व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन माना? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ये आपका हीगल होगा। ठीक है, हीगल ने माना था क्या, व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा प्रश्न नंबर 5 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6। 6 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि मार्क्स की कौन सी रचना में अलगाव, ठीक है,
जिसे एलिएनेशन कहा जाता है का वर्णन है। ठीक है, मार्क्स की वह कौन सी रचना है, रचना में अलगाव का वर्णन है। तो फ्रेंड्स मार्क्स की वह रचना कौन सी है, तो वह रचना आपकी इकोनॉमिक एंड फिलासफिकल मैन्युस्क्रिप्टस है। कौन सी है, ऑप्शन ए जो दिया है इकोनॉमिक एंड फिलासफिकल मैन्युस्क्रिप्टस, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कर्तव्य, अनुशासन और बलिदान का नारा किससे जुड़ा है। तो फ्रेंड्स ये किससे जुड़ा है, तो यह आपके फांसीवाद से जुड़ा है। ठीक है, किससे जुड़ा है, फांसीवाद से जुड़ा है, यानी ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि पश्चिम की आधुनिकता की आलोचना गांधी जी ने किस कृति में की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पश्चिम की जो यानी पाश्चात्य जो पद्धति थी, ठीक है, उसकी आधुनिकता की जो आलोचना थी गांधी जी ने किस में किया है। ठीक है, उनका ऐसा कौन सा पत्रिका है या पुस्तक है। तो फ्रेंड्स उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, पश्चिम की आधुनिकता की आलोचना गांधी जी ने किया था। ठीक है, इसमें हिंद स्वराज में, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दल विहीन राजतंत्र की वकालत किसने की। बहुत अच्छा प्रश्न, दल विहीन प्रजातंत्र की वकालत किसने की, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसकी वकालत आपके एम.एन. राय महोदय ने किया था। कौन, एम.एन. राय, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राल्स ने न्याय के 2 सिद्धांतों की बात की है। ठीक है, कितने सिद्धांतों की, 2 सिद्धांतों की। उनमें से एक है आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरे सिद्धांत का आपको नाम बताना है। तो पहला उनका स्वतंत्रता का सिद्धांत था, दूसरा आपका भिन्नता का सिद्धांत था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो इसमें ऑप्शन डी दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र को भारत में निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करते हुए जीवित रहना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका ऑप्शन ए दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र पूर्व के समान कार्य कर रहा है, ये आपका रॉन्ग है। और बी जो दिया है सार्वजनिक क्षेत्र का बराबर विस्तार हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। और सी जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा राइट कौन सा है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न। जो अमेरिका में जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसका सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था। तो फ्रेंड्स उसका सबसे पहले प्रयोग आपके 1803 ईस्वी में हुआ था। कब, 1803 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन थर्ड यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में परंपरा का पालन जनमत के डर के कारण किया जाता है, यह विचार किसका है। इंग्लैंड में परंपरा का पालन जनमत के डर के कारण किया जाता है, यह विचार आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यह विचार आपके लावल महोदय का, किसका है, लावल महोदय का। यह क्या कहते हैं कि इंग्लैंड में जो परंपरा का पालन किया जाता है यह जनमत यानी कि लोगों के डर के कारण किया जाता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कानून का शासन का अर्थ विस्तार पूर्वक किसने स्पष्ट किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। कानून का जो शासन का अर्थ है इसे विस्तार पूर्वक यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से किसने स्पष्ट किया है। तो फ्रेंड्स इसे आपके डायसी महोदय ने किया है। किसने, डायसी महोदय ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डायसी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्विस राजनीतिक व्यवस्था में कुछ प्रदेशों में अभी तक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इसे क्या कहते हैं। देखिए स्विस राजनीतिक व्यवस्था में क्या है कि कुछ प्रदेशों में अभी क्या है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इसे आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कि इनिशिएटिव। क्या कहा जाता है, इनिशिएटिव, अंग्रेजी का वर्ड है। ठीक है, इनिशिएटिव। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न बहुत इजी है। मुझे लगता है कि सभी लोग इस यदि वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं, गेस कर लिए होंगे। प्रश्न को देख लेते हैं, क्या प्रश्न कह रहा है कि जापान की संसद को क्या कहते हैं। तो सभी लोगों को पता है कि जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डाइट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सी प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है? इन चारों में से ऐसी कौन सी प्रणाली है जो कि क्या करती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, लिस्ट सिस्टम और हेयर सिस्टम। ठीक है, ये क्या प्रणाली, ये जो प्रणाली क्या करती है? यह प्रणाली आपकी आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की धारा 370 किसके बारे में है? तो फ्रेंड्स ये तो जो धारा है ये तो अब हट चुकी है, लेकिन आप इसे इस तरह से भी इस प्रश्न को देख सकते हैं। जो भारतीय संविधान की धारा 370 थी, यह किसके बारे में थी? तो सभी लोगों को पता है कि 370 हट गया है, यानी कि कहाँ से? जम्मू तथा कश्मीर राज्य से। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है, क्या क्या? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। क्या कुछ और भी उद्देशिका में जोड़ा गया? कह रहा है कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें हमारे उस संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया। इसके अलावा भी कोई शब्द ऐसा महत्वपूर्ण है कि इन चारों में से जो जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बी, लेकिन ए होगा। ठीक है, जैसे बी में दिया है एकता और अखंडता। ठीक है, तो एकता और अखंडता नहीं होगा, केवल हमारा ऑप्शन ए होगा, अखंडता। ठीक है, कौन सा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, किसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है? चारों ऑप्शन को एक बार आप देखिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग अभी बदलकर क्या हो गया? हमारा नीति आयोग के नाम से हो गया है। किस नाम से? नीति आयोग 2015 में। ठीक है, यह योजना आयोग से नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका जो प्रावधान है आपके भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक राजनैतिक दल और एक दबाव समूह में किस आधार पर अंतर होता है? ठीक है, एक राजनीतिक दल और एक दबाव समूह यदि है तो उसमें आप किस आधार पे अंतर कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स उसमें जो अंतर होगा आपका किस आधार पे होगा? उद्देश्य के अनुसार होगा। ठीक है, उनका क्या क्या उद्देश्य है? ठीक है, इनके जो उद्देश्य होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इस आधार पे उन्हें क्या कर सकते हैं? अंतर बता सकते हैं कि ये राजनीतिक दल है और ये दबाव समूह है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, देखिए। वह आदेश जो किसी सरकारी सत्ताधिकारी को किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए दिया जाए क्या कहलाता है? प्रश्न देखिए कह रहा है कि वह आदेश जो किसी सरकारी सत्ताधिकारी को किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए दिया जाए वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वह आपका हैवियस कॉर्पस कहलाता है। क्या कहलाता है? हैवियस कॉर्पस। तो यह शब्द आपके लिए हो सकता है नया समझ में आए, तो इसका हिंदी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है फ्रेंड्स? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, किसका? हैबियस जो कॉर्पस है इसका हिंदी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है कि अल्पतंत्र का लौह नियम अवधारणा किससे जुड़ी है? अल्पतंत्र का लौह नियम अवधारणा किससे जुड़ी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रॉबर्ट मिचेल्स। ठीक है, कौन सा? रॉबर्ट मिचेल्स यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन का पिता कौन माना जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, लोक प्रशासन के जो पिता हैं हमारे विल्सन महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विल्सन महोदय, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि साइमन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आवश्यक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, साइमन के अनुसार इन चारों में से कौन सा जो संगठन का आवश्यक सिद्धांत नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 26 का आपका आकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लोक प्रशासन में पर्यावरणीय पद्धति का प्रतिपादक कौन है? ठीक है, लोक प्रशासन में पर्यावरणीय जो पद्धति है
उसका प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आपका फ्रेडरिक्स है। कौन? फ्रेडरिक्स, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पद सोपान, ठीक है, पद सोपान क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो फ्रेंड्स जो पद सोपान है वह क्या होता है? शक्तियों का खड़ा विभाजन, ठीक है, शक्तियों का खड़ा विभाजन ही हमारा पद सोपान कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पोस्ट कार्ब, ठीक है, क्या है? पोस्ट कार्ब शब्द की रचना किसने की? पोस्ट कार्ब शब्द की रचना किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रश्न नंबर 29, तो इसकी रचना आपके लूथर गुलिक महोदय ने किया था। किसने? लूथर गुलिक, यानी ऑप्शन जो डी दिया है लूथर गुलिक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रेशनैलिटी को ब्यूरोक्रेसी का लक्षण किसने बताया? बहुत अच्छा प्रश्न। प्रश्न नंबर 30, तो 30 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, वेबर, ठीक है, वेबर ने रेशनैलिटी को ब्यूरोक्रेसी का लक्षण बताया था। किसने? वेबर ने, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वेबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नियंत्रण के क्षेत्र सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किसने किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 31 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, हेनरी फेयोल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डेवलपमेंट सिंड्रोम के 3 घटक हैं, उनमें से 2 हैं, ठीक है, डेवलपमेंट सिंड्रोम के 3 घटक हैं, जिनमें से आपके 2 दिया है, कौन कौन? समानता दिया है और क्षमता दिया है। तीसरा क्या होना चाहिए? तो तीसरा होता है आपका भिन्नता, ठीक है, डेवलपमेंट सिंड्रोम के जो 3 घटक हैं कौन कौन से? समानता, क्षमता और भिन्नता। तो भिन्नता देखिए ऑप्शन सी में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, भिन्नता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इंडियन सिविल सर्विस किस कानून द्वारा शुरू की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। इंडियन सिविल सर्विस जो है यह किस कानून के द्वारा शुरू की गई? ठीक है, तो यह जो कानून था आपका 1833 का चार्टर एक्ट था। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन जो डी दिया है 1833 का चार्टर एक्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो सभी लोगों को पता है कि यदि आपका ग्रामीण क्षेत्र की बात है, यानी पंचायती राज की, तो आपका 73वां होता है। यदि शहरी की बात आए तो आपका 74वां होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 74वां। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विनियोग विधेयक का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स जो विनियोग विधेयक होता है ये आपका व्यय से संबंधित होता है, ठीक है, किससे? व्यय से संबंधित होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सी को मत समझिए कि आय और व्यय दोनों से, ठीक है, केवल व्यय से होता है विनियोग। तो प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 36 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है उस प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसने लोकायुक्त का पद स्थापित करने की सिफारिश की? बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रश्न नंबर 36, तो 36 नंबर के प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई, ठीक है, कौन सा? मोरारजी देसाई, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक कौन है? ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक कौन है? प्रश्न नंबर 37, तो इसके हमारे जो समर्थक हैं टेलर महोदय हैं, ठीक है, टेलर महोदय वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टेलर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अम्बुड्समैन, ठीक है, मन लिखा है हिंदी में लेकिन अंग्रेजी में लिखेंगे तो अम्बुड्समैन है, ठीक है, अम्बुड्समैन का कार्य है, ठीक है, तो अम्बुड्समैन का जो कार्य होता है शिकायतों का निपटारा करने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शिकायतों का निपटारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विकास में जनता का सहयोग किस संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ग्रामीण विकास में जनता का सहयोग आप किसके द्वारा किया जाता है, किस संस्था? तो वह संस्था होती है आपकी पंचायती राज, ठीक है, कौन सी? पंचायती राज, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है?
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो इसका राइट हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, मार्गे, ठीक है, मार्गेनथाउ। कौन सा? मार्गेनथाउ, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है स्पिरिट ऑफ लॉज के रचयिता कौन है? ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉज के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स स्पिरिट ऑफ लॉज के रचयिता आपके मॉन्टेस्क्यू महोदय हैं। कौन? मॉन्टेस्क्यू, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है साल्ट क्या है? ठीक है, तो साल्ट क्या है? तो साल्ट एक सामाजिक सिद्धांत है। ठीक है, क्या है? एक सामाजिक सिद्धांत है, यानी कि जो डी दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक सामाजिक सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 43 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है शीत युद्ध का अंत किस घटना से माना जाता है? शीत युद्ध का जो अंत हुआ था किस घटना के अनुसार हुआ था, अनुरूप हुआ था? तो वह घटना आपकी क्या थी? सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर, देखिए फ्रेंड्स बहुत चुने हुए प्रश्न हैं, ये मिक्स प्रश्न है, तो इसके पहले वाले वीडियो को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों को दिया है, एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। 2-4 टॉपिक और छूटे हैं, जैसे कि लोक प्रशासन, ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था, इससे प्रश्न थोड़े से छूटे हैं। पंचायती राज से तो हमने दिया है फ्रेंड्स, लोक प्रशासन मुख्य रूप से छूटा है, तो लोक प्रशासन को हम लोग देख लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सभी वीडियो को एक बार ज़रूर से आप देख लीजिएगा। जो प्रश्न आपको लगे कि आपको नए दिख रहे हैं तो उसे आप नोट डाउन ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि वह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सके, और यदि आप उसे नोट किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 44 का देखिए राइट आंसर क्या होगा। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। 44 नंबर प्रश्न है कि मानव अधिकारों के 2 प्रतिज्ञा पत्रों को कब स्वीकार किया गया? मानव अधिकार के 2 प्रतिज्ञा पत्र हैं, उन्हें कब स्वीकार किया गया? तो फ्रेंड्स उन्हें आपके 1966 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। कब? 1966 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1966। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किए गए शिमला समझौते का केंद्र बिंदु क्या है? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता था उसका जो केंद्र बिंदु था, तो वह केंद्र बिंदु क्या है इन चारों ऑप्शनों में से? तो वह केंद्र बिंदु आपका द्विपक्षीय वाद था। ठीक है, दोनों पक्षों के बीच में क्या था? विवाद था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 नंबर का प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ये इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो देखिए इसमें जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है, ठीक है, यह आपका उसका अंग नहीं है, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 47 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है। कभी कभी लगता है कि इजी प्रश्न है उससे हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये कभी कभी इजी प्रश्न भी 2-4 इजी प्रश्न आपको क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इजी प्रश्नों को आप निगलेक्ट न करिएगा, रिपीट भी कर लीजिएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर सभी लोग जानते हैं कि द हेग होगा। कौन सा? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अगर आपको भारत के सभी राज्यों से निदर्श यानी कि सैंपल निकालना हो तो आप किस निदर्शन पद्धति का प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स वह पद्धति कौन सी होगी? तो वह पद्धति आपकी स्तरित पद्धति होती है। ठीक है, कौन सी? स्तरित पद्धति। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। कह रहा है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, आईसीजे में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो फ्रेंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इसका जो मुख्यालय द हेग है, वहाँ पे जो न्यायाधीशों की संख्या होती है तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 15 होती है। ठीक है, कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो 15 होती है, और इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष के लिए होता है? तो
आपके 9 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, कितना 9 वर्ष के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान का आधार क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आखिरी प्रश्न है। तो वैज्ञानिक ज्ञान का आधार क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, गेस करिए क्या हो सकता है वैज्ञानिक ज्ञान का। तो अवलोकन होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, अवलोकन होता है वैज्ञानिक ज्ञान का आधार। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इसमें टेस्ट नंबर 3 में लगभग 50 प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। जो लोग देखे हैं ऐसे प्रश्न जो आप लोगों को नए लगे उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे आप डेली वाइज सारे आपके जो टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेट होते हैं, उनके आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का डिमांड है कि जो आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो क्वेश्चन लाते हैं उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिए करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। यदि जो भी अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।